कभी शिखर तो कभी घाटियाँ थी रह गुजर, मेरे नसीब में समतल कोई ज़मीन नहीं। तो बहुत दिनों, बहुत महीनों, बहुत सालों बाद इन लाइनों को कहने वाले आलोक त्यागी जी आज क्यों आलोक दुष्यंत बनके इन नज़्मों को, इन गज़लों को हमारे समक्ष लेकर आए हैं? क्या इसलिए कि आज वो आलोक दुष्यंत है, या वो पहले से ही कहीं ना कहीं अपने मन में आलोक दुष्यंत का होना पाले हुए थे? क्या उनके मन में ये था कि वो एक गज़लकार बनेंगे, या वो पैदाइशी आलोक दुष्यंत थे? आलोक दुष्यंत जी की किताब अभी हाल ही में 14 मार्च को पलाश होटल में उनका लोकार्पण हुआ और हम सब वहाँ उपस्थित थे। तो मैं सोचती हूँ कि उनसे एक मुलाकात बनती है, हम उन्हीं के ज़रिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना वक्त उन्होंने क्यों लगाया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने इतना वक्त इस चीज़ में क्यों लगाया, और क्या वजह थी कि आप इतने दिन बाद आए? क्या आप बहुत सालों से लिख रहे हैं, या ये मजबूरी थी कि आप दुष्यंत जी के बेटे हैं तो आपको ये करना पड़ा? देखिए, आपके सवाल में ही कुछ जवाब छुपे हुए हैं। बताइए। एक तो ये कि लिखना तो मैं एक अरसे से कर रहा हूँ, और उसका कारण ये है कि चूँकि भाषा का संस्कार घर से मिला। घर में चूँकि दुष्यंत जी कवि भी थे और बाद में फिर उन्होंने गज़लें भी कहीं, और ऐसा नहीं कि बाद में ही गज़लें की, गज़लें वो पहले भी कहते रहे हैं। पर जिस तरह से गज़लों को लेकर उनके अंदर शुरुआती दौर में हिचक रही, शायद मेरे अंदर तो और ज़्यादा हिचक रही उस बात को लेकर। तो सिलसिला 1988 में शुरू हुआ। अच्छा। ये पापा का निधन हो चुका था 75 में, और हम लोगों की एक कोठी थी, एक बंगला था बिजनौर में। अच्छा अच्छा। जो कि किसी को किराए पे दिया गया था, और उत्तर प्रदेश में जैसा कि चलन है वहाँ पर, यदि उन्हें लगता है कि कोई मकान खाली है या खाली होने की संभावना है तो उस पर बड़े आराम से लोग कब्जा कर लेते हैं। और हम लोग तो चूँकि पापा का निधन हो चुका था और हम लोग छोटे ही थे उस समय, तो बहुत ही वल्नरेबल था वो कोठी। तो किसी ने, एक सज्जन ने उसे अपने नाम पे अलॉट करवा लिया। मुकदमा चला, और मैंने तभी बैंक ज्वाइन किया था, कुछ समय पहले की बात है ये। और मुझे ये निर्णय लेना था कि मैं उस ज्यादती को बर्दाश्त करूं या जो बैंक की नौकरी है मैं उसे बचाऊं। पर एक हम लोगों के अंदर, मुझे लगता है ये डीएनए का हिस्सा है कि हम लोग किसी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। न मेरे पिताजी ने बर्दाश्त किया और न हमने किया। तो ये जानते हुए कि मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जो किसी का गढ़ है और वहाँ पर जाके मुझे मुकदमा लड़ना पड़ेगा, मैंने जाके जो है ये स्वीकार किया। और उस दौर की, उन संघर्षों की देन थी ये गज़ल। मतलब लोग अमूमन गज़लें एक रूमानी दौर से शुरू करते हैं, पर मेरी गज़ल यात्रा जो है वो उन संघर्षों से शुरू होती है। और वहाँ पर ये था कि मुझे तब न गज़ल के ग्रामर की बहुत तमीज़ थी, न कोई बहुत ज़्यादा जानकारी थी, ना मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा था, चूँकि मैं तो बेसिकली स्पोर्ट्समैन रहा शुरू से। अच्छा अच्छा। स्पोर्ट्समैन रहा और एकेडमिक्स में अच्छा था, और फिर बैंक में आ गए तो बैंक की अपनी जिम्मेदारियां थी। तो कौन सा शेर हुआ था, आपको याद है वो? जी सुनाइए। ये था कि हर हक यहाँ पे आधा अधूरा है इस तरह, जो पहला शेर था। जी बिल्कुल। और मैं उस मुकदमे को, मतलब उसमें निर्णय आ गया था, निर्णय हमारे पक्ष में आ गया था, और ये निर्णय हो गया था कि हमें कब्जा दिलवा दिया जाए, पर कब्जा मिला नहीं था। और कब्जा लेने में जो है हमें पसीने आ गए थे। तो मुझे लगा कि आपको ये हक तो मिल गया, आपकी कोठी पे आपको अपना हक मिल गया, पर जब तक किसी मकान पे कब्जा ना हो तब तक वो चीज़ अधूरी है। तो इसी को पता नहीं, एक जो उसका एक वाइडर डायमेंशन था। हाँ, कि ऐसा सिर्फ मकान या कोठी या सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है। मैंने देखा कि आसपास की जो जिंदगी है उसमें इसी तरह के आधे अधूरे हक फैले हुए हैं। किसी को आधी चीज मिलती है, किसी को आधी भी नहीं मिलती है। सही है। तो सब आधी अधूरेपन के लिए वो मैंने ये शेर हुआ था। मैंने कोशिश नहीं की थी कहने की
कि हर हक यहाँ पे आधा अधूरा है, इस तरह है, कागज पे घर मिला मगर कब्जा नहीं मिला। क्या बात। तो ये एक प्रतीकात्मक था और मुझे मतलब अच्छा ये लगा। उस समय गजलकार का जन्म हुआ। उस समय गजलकार का जन्म हुआ और हुआ ये कि ये शेर कचहरी में, मतलब कोर्ट में मैंने कहा था, और सुबह मैंने कहा और शाम को पूरी कचहरी में घूमते हुए बाद में किसी ने मुझे ही सुना दिया शाम को आकर। तो मुझे लगा कि ये लगता है कि कुछ मैं ढंग का मैंने कह दिया। बिल्कुल तो सही उससे एक बात है। आत्मविश्वास बढ़ा और फिर उसी से फिर एक आगे सिलसिला बढ़ा कि जब वो कब्जा लेने की बात आई और सारी चीजें होने लगी, तो हमारे ही साथ जो कोई थे पहले मुकदमे की शुरुआत में हमारे साथ थे, वो दूसरी पार्टी के प्रभाव में आकर वो उनकी तरफ चले गए। तो तब दूसरा शेर हुआ था कि यारों की दोस्ती का यहाँ जिक्र क्या करें, यारों की दोस्ती का यहाँ जिक्र क्या करें, उनसे गले मिले तो गला फिर नहीं मिला। क्या तो वो जिन पे भरोसा किया था वो इस तरह से विश्वासघात करके चले गए। तो मुझे लगा कि गजलों के अंदर एक इतनी एक इनहेरेंट ऐसी पावर होती है जो एक चीज कहती है और उससे कई अर्थ निकलते हैं। तो ये आप काफी संजीदा हो गए उस वक्त, तो ये आपके दिल से निकली, दिल से बात। तो ये बात आपकी कहीं नकल की हुई नहीं हुई और दुष्यंत जी के बेटे हैं इसलिए भी नहीं हुई, ये आपके दिल से निकली। बिल्कुल। यदि दुष्यंत जी के प्रभाव में लिखा होता तो उनका तो निधन 75 में ही हो गया था और हम तो बचपन से ही उनको देख ही रहे थे लिखते पढ़ते हुए। तो मुझे हो सकता परोक्ष में कहीं ये बात रही हो, और भाषा का संस्कार तो मिला ही, ये तो जैसा मैंने पहले कहा, हम पढ़ते लिखते तो रहे ही, पर कभी इस तरह का लेखन या इस तरह का कविता की तरफ या गजल की तरफ उस तरफ झुकाव रहा हो। एक बात मैंने नोटिस की, आपकी जो है पकड़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। आपकी शिक्षा क्या रही? देखिए, मैंने वैसे तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, उसके बाद मैंने एमए हिंदी किया, पर मैं चूंकि दूरदर्शन में प्रोग्राम देना चाहता था और दूरदर्शन में मैं न्यूज़ रीडिंग करना चाहता था, और मैंने पार्लियामेंट न्यूज़ पढ़ी भी है वहाँ पर। उसकी एक ज़रूरत ये थी कि मेरे पास जर्नलिज्म का डिप्लोमा होना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे जर्नलिज्म का डिप्लोमा करना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो कि पीजी के बराबर होता है। अच्छा। तो वो मैंने फिर इंग्लिश में किया, क्योंकि हिंदी मैं जानता था कि हिंदी में मेरा ठीक ठाक अधिकार है हिंदी पे, और अंग्रेजी चूंकि कंपटीशन की तैयारी करते रहे और चूंकि सैनिक स्कूल में पढ़ने का भी फ़ायदा मिला, और ख़ासतौर से कंपटीशन की तैयारी के दौरान मैंने भाषा पे बहुत मेहनत की, इसलिए कुछ अंग्रेज़ी भी अच्छी हो गई और हिंदी तो ठीक ठाक कुछ विरासत में भी मिली थी, कुछ मेहनत भी की, तो दोनों भाषाओं पे। तो फिर आपने दूरदर्शन की नौकरी कंटिन्यू की? नहीं, दूरदर्शन में नौकरी नहीं की। दूरदर्शन मैं नौकरी तो स्टेट बैंक की करता था, पर मैं प्रोग्राम देने जाता था वहाँ पर, कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो आप जो हैं, आप अप्रूव होते हैं एज ए न्यूज़ रीडर, अनाउंसर। बल्कि मैं यही बताना चाहूँगा कि जो मौसम का समाचार की जो शुरुआत थी वो मैंने की थी। अच्छा। जो पहला मौसम का समाचार टेलीविजन पर पढ़ा गया था। ओरेटर भी बहुत अच्छे हैं, बोलते आप इतना अच्छा है, स्टेज आप इतना अच्छा संभालते, तो फिर लिखने पढ़ने का अनुभव कैसे हुआ? नहीं, लेखन की तरफ उतना आना नहीं हो पाया था, मतलब पढ़ते थे, और बाकी मैंने बताया ना, इतनी सारे क्षेत्रों में मैं बैठा हुआ था, क्योंकि उधर टेलीविजन प्रोग्राम भी दे रहा था, मैं स्क्रिप्ट भी लिखता था उस समय। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ, उसका अनुभव कैसे हुआ? वो बस एक झुकाव उस तरफ हुआ। एक बीच में ये हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं करीब 1 साल बैंक से छुट्टी पे रहा। तो उस समय, अब जाहिर है जब छुट्टी थी तो अब कुछ तो कमाना था। तो उस दौरान में एक सज्जन साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत बड़े, राव साहब उनका नाम था। तो राव साहब से कहीं मुलाकात हुई और जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी में बात चल रही थी, अचानक हिंदी में बात निकली, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी हिंदी तो बहुत अच्छी है, तो हमारे लिए स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखते, हमें दोनों लैंग्वेजेस में स्क्रिप्ट चाहिए। तो मैंने उनके लिए बायलिंगुअल लिखना शुरू किया, लिखना वहाँ से शुरू किया। वो स्क्रिप्ट छोटी छोटी फिल्में बनाते थे वो, और वो एक्चुअली नरसिम्हा राव जी से जुड़े हुए थे। तो नरसिम्हा राव जी की वो लिख रहे थे और फिर उन्होंने वो बनाई। उस दौरान मेरी तबीयत चूँकि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं 1 साल बैंक से छुट्टी पर रहा, तो मैं एक नॉर्थ इंडियन सोसाइटी ऑफ स्पैस्टिक्स है वहाँ पर, जहाँ पर जो बच्चे हैं, स्पैस्टिक बच्चे जो होते हैं, जिनका शरीर जो है, उनके ब्रेन की कमांड नहीं मानता है। तो मैं चूँकि खुद उस बीमारी के दौर से गुजर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था। तो मैं आधे दिन जाके वहाँ बैठा करता था। तो जब बैठता था तो मैंने उनकी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा, और फिर मैंने उनके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी। तो जिन्होंने पार फिल्म बनाई थी, एक बड़ी मशहूर फिल्म थी,
तो उन्हीं के लिए फिर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी सार। वो फिल्म बाद में बन नहीं पाई फाइनेंशियल रीजन से, पर मैं चूंकि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था स्पेसिफिक बच्चों का, और उसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट लिखी, तो स्क्रिप्ट लेखन में मैं आ गया। और मैं टेलीविजन पे लिटरेरी प्रोग्राम्स कर रहा था, मॉर्निंग शोज कर रहा था, लाइव शोज होते थे, मॉर्निंग शोज कर रहा था मैं। फिर जितने साहित्यिक कार्यक्रम थे जिसमें आज बड़े बड़े नाम हैं, मैंने उन कार्यक्रमों में उनको कंपेयर किया वहाँ पर बॉम्बे टेलीविजन के लिए। और वो सिलसिला भी बस ऐसे ही शुरू हुआ था कि जब हमने फर्स्ट टाइम आपसे सही सही बातें निकलवाई हैं। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा होता है। ये इसीलिए तो आपकी चीज़ निखर के आई है, बिल्कुल अलग। और ये चीज़ लोगों को जानना चाहिए कि आपके लेखन में इतनी गहराई क्यों है, इतनी गहराई। और अब समझ में आ रहा है आप पूरा होमवर्क करके मैदान में उतरे हैं। पर ऐसा मैंने कोई सायास नहीं किया, जैसे होता चला गया। हाँ। और ये जो आपने सवाल बीच में पूछा कि ये आलोक जो है, आलोक त्यागी से आलोक दुष्यंत कैसे हो गए, तो उसका सिलसिला बड़ा सीधा साधा। मुझे ये लगा कि पिछले साल पापा की पुण्यतिथि का 50वां वर्ष था। हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि मुझे यदि मैं कुछ उन्हें श्रद्धांजलि दे सकता हूँ, जी जी। तो अभी तक मैं इस बात को लेके हिचकिचाता रहा कि मैं लिखूंगा तो मेरा कंपैरिजन जो है वो दुष्यंत जी से होगा। मतलब कंपैरिजन तो क्या होगा, मतलब लोग ये ना कहें कि बाप का नाम डुबो दिया। तो मैं ये थोड़ा सा ये हिचकिचाहट थी, तो इसलिए मैं उसे टालता रहा। पर मुझे 50वें साल में ये लगा। और फिर मानू जो मेरी धर्मपत्नी है और जो कमलेश्वर जी की बेटी हैं, उन्होंने बचपन से देखा है कि कमलेश्वर जी भी इस तरह के बहुत उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। 50 उन्होंने रेजिग्नेशन दिए, 50 बार उन्होंने जो एक राइटर के अंदर जो ठहराव आता है, लेखन में जो ठहराव आता है, वो भी उस दौर से गुजरे। पर उसके बाद भी वो उससे बाहर निकलते गए। तो मानू जानती थी कि इस तरह की चीज़ें बहुत स्वाभाविक हैं। तो बोले ये आप जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हो ये भी स्वाभाविक है, पर यदि करना है तो फिर तो लिखते चलना है। आप लिखते जाइए, लिखते लिखते ही इन चीज़ों से पार होंगे। फिर मेरी बेटी ने तो मुझे बाकायदा डेडलाइंस दी कि मुझे पापा इस तारीख तक मुझे आपकी इतनी गज़लें चाहिए, आप गज़लें आपकी तैयार हैं पर आप उन पर वर्क कर रहे हैं। पर वर्क करने का तो कोई अंत ही नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आप परफेक्ट एक शेर या परफेक्ट गज़ल देंगे, मुकम्मल तो कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। तो उसने ये कहा कि यदि हम इस तरह से एक एक शॉट को, वो फिल्म डायरेक्टर है वो, तो उसने कहा यदि हम एक एक शॉट पे यदि इस तरह के परफेक्शन में जाएंगे तो हमारी फिल्म तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। एंड देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट टाइम। भाई इस बार आप शुरू करें, अगली किताब और बेहतर लाएं, उससे अगली किताब और बेहतर लाएं, तो ये सब सिलसिला चलता रहे। तो ये सारे संदर्भ थे कि मुझे लगा कि पापा की पुण्यतिथि के 50वें वर्ष से बेहतर अवसर कोई नहीं हो सकता कि मुझे अपनी किताब लेके आनी चाहिए। तो उसमें पीछे मानू का, मिंटी मेरी बेटी का, और मेरे बेटे ने कहा कि पापा यदि अपने पिता को श्रद्धांजलि देनी तो इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। तो दर्शक हमारे बहुत, फिर उसमें आपकी और निर्मल जी की भूमिका तो रही है कि आप लोग धकेलते रहे हैं पीछे। दर्शक बहुत उत्सुक हो रहे हैं, एक तो गजल हो ही जाए। क्या आप गाते भी हैं? नहीं गाते नहीं। अपनी गजलें मैंने अभी गाने की कोशिश नहीं की है, पर हाँ मैं गाता हूँ मैं। और उसमें मैं ये कह रहा था कि जो बेसिकली ज़्यादा गज़लों में आप सोशियो पॉलिटिकल कंटेंट पाएंगे। हाँ जी हाँ। मुझे ये लगा कि जो सोसाइटी में जो चारों तरफ जो चीज़ें हैं और पॉलिटिक्स ने समाज को जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उसमें और बजाय उसको निथारने के उसके अंदर और गंदगी फैलाई है। हाँ। उसको उसकी तरफ जो है वो, और जबकि हम कोशिश ये करते हैं, हमने जो भी अपने सिस्टम्स बनाए हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सारे के सारे सिस्टम बनाए, और ये जिम्मेदारी राजनीति के, पर ये नहीं हो पाता है। तो जब ये अवेयरनेस धीरे 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 जो है लोगों में आती है, तो एक शेर, एक गज़ल उसी पे है कि वो रफ्ता रफ्ता हक के सब मानी सीख ही लेंगे, वो रफ्ता रफ्ता हक के सब मानी सीख ही लेंगे, वो दर्दे दिल के दरिया से रवानी सीख ही लेंगे। क्या बात है। एक सब हम लोग जो हैं सब सीख लेंगे। जो खंजर है वो खंजर है, जो खंजर है वो खंजर है, यकीन हो या न हो उनको, पड़ेगी जब उन्हें कीमत चुकानी सीख ही लेंगे। क्या बात है। और जिन्हें एक मुस्कुराहट भी कई किश्तों में मिलती हो, जिन्हें एक मुस्कुराहट भी कई किश्तों में मिलती हो,
फिजा क्यों कर लगे कुछ को सुहानी सीख ही सीख ही लेंगे, लेंगे। फिजा क्यों कर लगे कुछ को। ये जो डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन है समाज के अंदर, वो एक तरफ basically- हैव्स हैं, दूसरी तरफ हैव नॉट्स हैं। हाँ। एक तरफ जो है समाज में लोग बच्चे चमकते हुए चेहरे और मुस्कुराते हुए चेहरे, और दूसरी तरफ रात की खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिन्हें एक मुस्कुराहट भी कई किश्तों में मिलती हो, फिजा क्यों कर लगे कुछ को सुहानी सीख ही लेंगे। और भला कब तक तराने दूसरों के गुनगुनाएंगे, भला कब तक तराने दूसरों के गुनगुनाएंगे, वे अपने गीत और अपनी कहानी सीख ही लेंगे, वे अपने गीत और अपनी कहानी सीख ही लेंगे। सभी को जिंदगी एक बार मौका फिर से देती है, सभी को जिंदगी एक बार मौका फिर से देती है, नई पहचान है जिनको बनानी सीख। बहुत खूब, इतनी मतलब अच्छी बात कही है। मैं बताना चाहूँगी आलोक जी ने 2 तरीके का इसमें विषय उठाए हैं, एक रूमानी है और एक राजनीतिक सामाजिक है। तो जो राजनीति और सामाजिक जो उन्होंने मतलब संदर्भ लिया है, उसमें उन्होंने ख़ास तौर से उसमें एक चीज़ रखी है कि जो व्यवस्था से उनकी नाराज़गी है, उसको उन्होंने ऐसे हल्केपन में नहीं लिया है, मतलब वो बात आपके दिल में उतरती है और जिससे एक जो पाठक है उसके दिल को छूती है। तो उसके संदर्भ में जो लोगों ने मतलब इसमें 4 जो मुख्य बुद्धिजीवी लोगों ने इसमें लिखा है, उसमें लीलाधर जी हैं जो लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं। उनका कहना है कि यह आलोक की काव्य ज़मीन है, जहाँ इश्क का भी काला बाजार है, बद से बदतर किसानों के हालात हैं, तंगदस्ती है, मुफलिसी है और शायर की निगाह के सामने बदलता समाज है जिसके रोएं रेशे में वह उतरता है। क्या खूब बात कही है कि ये दुनिया भी एक सहरा है जिसमें प्यासा हर इंसान है। तो अब मैं आलोक जी आपसे एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी जी कि ये सारे अशआर जो हैं आपके तजुर्बे हैं जी, और आपने जो भी लिखा है वो सारा कुछ जो है अपने तजुर्बे के आधार पर लिखा है, यानी आपने सच लिखा है। तो आप सारी जगहों पे घूमते रहे, फिर उसके बाद आप भोपाल आ गए। तो आपने जो लग के लिखा वो आपने पब्लिश भी कराते गए, मैगजीन्स वगैरह में भी जाता रहा जी। तो फिर अब जो पुस्तक का आपका मूड बना वो कब से शुरू हुआ है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं ये चाहता था कि जो ख़ास तौर से उसका जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है, जो अरूज होता है ग्रामर का, तो मुझे लगा कि पहले मुझे उसे अरूज के जो तोला है उसके ऊपर उसे जो है उस वजन को सही उतरना चाहिए। तो मैंने कुछ जो जानकार लोग थे मैंने उनसे इसमें चर्चा की। आपने लिखा है आप शहरयार साहब से मिले। नहीं, शहरयार साहब जो है वो कमलेश्वर जी के बड़े अच्छे दोस्तों में से थे, और शहरयार साहब बहुत बड़े नाम है, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, और वो दिल चीज़ क्या आप मेरी जान लीजिए और पता नहीं वो तो सारी उसके थे। तो वो एक बार घर आए थे, तो उस समय मैंने जो टूटी फूटी कोशिशें की थी तो मैंने शहरयार साहब को मैंने दिखाई, तो वो उन्हें बहुत अच्छी लगी। पर उन्होंने साथ में ये कहा कि इसके अंदर आलोक कुछ ग्रामर की कमियां मुझे नज़र आती हैं, इसमें जो थॉट की जो तुम्हारी जो ओरिजिनलिटी है और ये जो इंटेंसिटी है, मतलब दैट कैरीज यू, वो बहुत अच्छी चीज़ है। पर उसमें जब तक तुम इसके अरूज के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो वो एक व्यवधान की तरह वो खटकेगी वो चीज़ जो है, तो तुम उस पर ज़रूर काम करो। उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा, वो देवनागरी में नहीं लिख पाते थे, तो उन्होंने जो है किसी को डिक्टेट किया और उन्होंने बताया कि मेरी गज़लों से गुजरते हुए जो उन्होंने महसूस किया बहुत ईमानदारी से लिख के दिया। तो मेरी समझ में आया कि मुझे जो है इसके ग्रामर पे मुझे काम करना पड़ेगा। फिर मैंने भोपाल जब मैं आया, यहाँ पर आया, तो मैंने कुछ कोशिश की, कुछ पढ़ा, कुछ लोगों से मिला, और जब मैं मुतमईन हो गया। अभी आपके प्रोग्राम में डॉक्टर आजम आए थे। जी, डॉक्टर आजम ने मेरी बहुत मदद की इस सिलसिले में। डॉक्टर आजम के पास में मैंने काफी तारीफ कर रहे थे, वो कह रहे थे किताब में एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। जी। नहीं, तो उनका मार्गदर्शन रहा है। उन्होंने मैं मतलब कई शामें मैंने उनके साथ बिताई हैं, और उन्होंने पूरा होमवर्क करके आप किताब लेके आए। जी, मेरी कोशिश ये थी कि कम से कम जग हंसाई हो
ये हाँ, कोशिश नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत आपने मेहनत की है, क्योंकि उस प्रोग्राम में मैंने सबका सुना जी। कि इस पुस्तक में आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं है। जैसे अमूमन होता यूँ है कि लोग एकदम जोश में लिखते हैं और होश खो के उतर जाते हैं। एक हाँ एक उतावली छपने की रहती है, जो मेरे ख्याल से मतलब वो शायद उतावली जिस उम्र में होती होगी, हम उस उम्र से गुजर चुके थे, इसलिए वो उतावली हमने कभी महसूस नहीं की। जी, जी, हम बिल्कुल। बहुत ही आराम से कूल कंपोज तरीके से जब हमें लगा कि अब चीज़ आनी चाहिए, और मैंने बताया जो ड्राइविंग फैक्टर था वो तो पापा की पुण्यतिथि का की जो स्वर्ण जयंती वर्ष था वो ही रहा ड्राइविंग फैक्टर। शायद ये ना होता तो एक आध तो साल किताब और होती, और लोगों के सामने ये दुविधा होती कि ना युवा गजलकार कहें कि बुजुर्ग गजलकार कहें। तो इसमें आपको लगता है कि कहीं-कहीं आपको लिखते समय पापा याद आए? कि नहीं, आपका अपना तो पापा तो याद आते हैं, पर देखिए जितने भी मैंने ये कहीं कहा भी है ये कि जितने मेरे शेर हैं सारे मेरे चूंकि अनुभव से निकले हैं, और हर शेर के पीछे एक कहानी है। तो हाँ, वो कहानी जो है वो मेरी कहानी है, वो मेरे अनुभव यस, हैं, वो सारी चीजें हैं। तो पापा एक मतलब एक आइकन की तरह तो मेरे सामने हमेशा ही रहे, हमेशा रहेंगे। और सबके पिता एक उनके सामने कोई एक हीरो ऐसा तो होते ही कोई हैं। ऐसी गज़ल या ऐसा शेर है जिसकी आप छोटी-सी कहानी बताना चाहेंगे? ये सारे कोई भी शेर जैसे आप उठाएं, तो मैं जैसे जैसे मैंने आपको दो कहानी तो उन्हीं की सुना दी कि वो वाली जो हर हक यहाँ पे आधा अधूरा हाँ, है किस वो तरह मुझे कि ऐसा कागज पे घर मिला हाँ, मगर कब्जा हाँ, नहीं मिला। वैसा वो बहुत सही वो आपने बताई। हाँ, तो वो इसी तरह के आप जितने भी शेर देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं से इस तरह की चीज है। जहाँ वो रूमानी भी है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई वो इस तरह वो की कोई एक आपने कोई व्हाट्सएप वाला भी जो बताया है, वो इसमें शामिल नहीं किया है। हाँ, वो बहुत मज़ेदार हाँ, है। वो शेर जो है वो शेर है इसमें। हाँ, तो वो भी देखिए वो सीधा अनुभव वो से, सीधा क्योंकि रोज़ ज्यादातर लोग जो हैं हाँ जी, खास तौर से मतलब जो महिलाओं से हाँ, अपनी या होने वाली प्रेमिकाओं से जो शुरू में वार्तालाप करते हैं, हाँ, तो उनको रिस्पांस कैसा मिल रहा है, ये यदि रिस्पांस देखना है तो उनके व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप तो पता देखिए। चल जाएगा कि उनकी दाल गलने वाली है कि है नहीं कि है नहीं, वहाँ। आपने काफ़ी सावधान किया है प्रेमियों को। आपके जो मतलब ज़िंदगी के जो भी रहा हो, दोस्त रहे, इश्क रहा, जो भी है, आपने पूरा अब क्योंकि आपने तो बहुत देर से लिखा, ये पुराने शेर हैं मोहब्बत वाले कि अभी के हैं? देखिए मोहब्बत जो है वो बहुत मल्टी डायमेंशनल चीज़ होती है। तो उसमें जब आप, और कविता के साथ तो खास तौर से ये रहता है कि आपके जो पुराने अनुभव होते हैं वो कहीं ना कहीं वो स्टोर होते चले जाते जी, हैं, जी। और वो जो हैं कभी बहुत वेग से बाद में आपकी स्मृति में आते हैं। तो वो ये सब जो है कुछ पुराने अनुभव रहते हैं, कुछ नए अनुभव भी हैं। जी। ज़िया ज़मीर साहब। जी, जिया ज़मीर साहब बहुत बड़े आलोचक हैं, उर्दू के बड़े नामी लेखकों में से, जी, शायरों जी। में से हैं। मुरादाबाद जी। में रहते हैं ये। जी। तो मैं एक मुरादाबाद एक कार्यक्रम में गया था, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। तो वी वेरी नाइस ऑफ हिम। उन्होंने कहा कि जब कभी लिखो तो मैं 2-4 इसमें लिखना चाहूँगा, 2-4 इन्होंने बड़े पंक्तियाँ। ध्यान से आपकी पूरी गज़लें पढ़ी हैं। जी। और एक-एक गज़ल पे इन्होंने एक-एक शेर पे बहुत ध्यान दिया है और एक-एक और उस कई पे जगह कि तुलनात्मक अध्ययन किया है इन्होंने भई दुष्यंत जी के हाँ, साथ कि किस तरह उन्होंने से। तुलनात्मक अध्ययन किया। वो तो आपको सहन करना ही पड़ेगा कि ये देखो यहाँ पर आपने ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये पापा का शेर है आपके, है ना? हाँ, उसके साथ फिर उसके और आपकी मेरा शेर उन्होंने बताया कि ये रखे रोज़े गए मस्जिद वुज़ू की, और ये वाला जो है ये ना, ये सजदे आपका है हाँ, ना? ये वाला निभाते रह गए कसमें इबादत कर नहीं पाए। ये तो वाला हम लोग असल में क्या है कि कर्म कांड में इतने उलझ जाते हैं हाँ, कि हम लोग सही मायने में प्रार्थना तो कर ही नहीं पाते। नहीं, नहीं, ये आपने तो और ये जो यही चीज मैंने सजदे और उसके जरिए मैंने यही कहा है और कि ये वाला एक शेर आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब सिकुड़ते मेड़ वाले, हाँ, ये सुनाइए। किसानों के ऊपर है। हाँ, अब तो अर्ज किया है कि, इरशाद। और ये चूंकि हम लोग का ताल्लुक तो गांव से है, उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा में। हाँ, हाँ, वहाँ से ही हम लोग बिलोंग करते हैं, और वहीं पर बाबा जी और ये शुरुआती दौर में पापा सब लोग वहीं से रहे, फिर निकल के हम लोग आए।
तो हम लोग जो है छुट्टियों में गांव जाया करते थे। ओके। और बाद में भी जो है जब पापा चले गए तो खेती को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि होता ये था कि अब हम लोग एक तरह से एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हो गए थे, चूँकि रहते थे भोपाल में और खेती वहाँ करते थे, पर जाते थे साल में, हर साल जाते थे वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर जो किसानों की हालत देखी, जो फर्स्ट हैंड फील था, वो मैंने देखा कि परिवार जो है बड़े होते चले जा रहे हैं और जो है ज़मीनें जो है सिकुड़ती चली जा रही हैं, उसमें बंटवारे पे बंटवारे होते चले जा रहे हैं। यदि एक पिता के 3 बच्चे हुए तो वही लैंड जो है 3 में डिवाइड हो गया, इस तरह से। तो वो मैं उसी को देखा मैंने, तो उसमें कहा था कि अब सिकुड़ते मेड़ वाले चक में है खेती मुहाल। चक मतलब, चक कहते हैं जो ज़मीन का जो लैंड मास होता है, हाँ। उसको चक कहा जाता है, खेत को जो है चक। अब सिकुड़ते मेड़ वाले चक में है खेती मुहाल, और खबरें हैं कि सारे गांव होंगे माला माल। क्या बात। अब सिकुड़ते मेड़ वाले चक में है खेती मुहाल, और खबरें हैं कि सारे गांव होंगे माला माल। और बस से बदतर हो रही हालत किसानों की हुजूर, कुछ तो झटके से मरे, कुछ हौले हौले से हलाल। और तंग दस्ती जेब से होती हुई, तंग दस्ती जेब तक थी, अब हुई दिल के करीब। और चंद सिक्के फेंकिए, ले लीजिए जान और माल। जो रपट चाहो लिखा लो आप थाने में जनाब, जो रपट चाहो लिखा लो आप थाने में जनाब। एक बोतल एक औरत एक मुर्गे का सवाल। क्या बात है। जो रपट चाहो लिखा लो आप थाने में जनाब, एक बोतल एक औरत एक मुर्गे का सवाल। और कल तलक जो सर झुकाए गालियां सुनते थे लोग, चौधरी के पांव की वो जूतियां काटे बवाल। बाप रे। और मैं शहर से लौटकर जब भी गया हूं अपने गांव, अपनी खुदगर्जी पर रह रह कर हुआ मुझको मलाल। हम लोग शहर आ गए तो हम अपनी जिंदगी में मुब्तला हैं। हाँ। हमारी जिम्मेदारी गांव के प्रति है कितनी है, हम उसको बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहे। सही बात। नहीं तो शायद लौट के, मतलब दिस वाज द टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी, गिव बैक टू माय विलेज। हमें कुछ करना चाहिए, पर हमने नहीं किया। तो ये जो एक गिल्ट है, इसका जो एहसास है, वो हमेशा बना रहता है जब भी मैं गांव जाता हूँ। वो जड़ें तो वही है ना। हाँ, आई फील दैट। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। एक चलिए एक मोहब्बत की अच्छी सी नज्म हो जाए जो आपकी फेवरेट हो। मतलब कुछ ताज़ी गज़लों में से हैं। हाँ, जो आपने कहा ना कि पुरानी है कि नई है, हाँ। तो है ना, कई बार जो है आपके जो अनुभव हैं कहीं ना कहीं दर्ज होते चले जाते हैं, वो ज़ाया नहीं जाते। वो रहता है उनका एक स्टॉक, एक उनका एक रिजर्वॉयर, एक उनका बैंक जो है वो तैयार होता रहता है। पर कोई माहौल में कोई ऐसा ट्रिगर होता है जो वो सारी जो इमेजेस हैं, वो सारे अनुभव हैं, तो वो उनको लेके सामने आ जाता है पूरा। तो ये है कि दिन भर ख्याल तेरा, रातों में ख्वाब तेरे, दिन भर ख्याल तेरा, रातों में ख्वाब तेरे। कुछ यूं गुजर रहे हैं अब रात और सवेरे, कुछ यूं गुजर रहे हैं अब रात और सवेरे। कुछ चाहते नहीं हैं, कुछ हसरतें जमा हैं, कुछ चाहते नहीं हैं, कुछ हसरतें जमा हैं। और पलकों पे बस गए हैं इनके तमाम डेरे, पलकों पे बस गए हैं इनके तमाम डेरे। और मैं कब तलक छुपाऊं और दुनिया को क्या बताऊं, क्यों कर लगा रहा है ये दर्द दिल के फेरे। तन्हाइयों सी फैली इस कोरी जिंदगी में तुम आ गए अचानक, क्यों रंग कुछ बिखेरे। और तुम भी तो कभी आकर इस दिल का हाल पूछो, सहलाओ पल दो पल को जो जख्म है उकेरे। और इतना गुरूर तौबा, ऐसा भी नाज कैसा, हमको भी जाने कितने रहते हैं लोग घेरे, हमको भी जाने कितने रहते हैं लोग घेरे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारे शायर साहब। और नए, मतलब अब देखिए, चूँकि क्या है, भले ही बहुत समय से लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अभी तो लोग बाग इनको नए गज़लकार के रूप में देखेंगे। और तो आपका जो है गज़लों की दुनिया में, गज़लकारों की दुनिया में स्वागत है। और मुझे लगता है कि ये पुस्तक हिट जाएगी। अब आप तैयार रहिए इस दुनिया में आने के लिए। अब आपको नए नाम से पहचाना जाएगा, आलोक दुष्यंत की समतल कोई ज़मीन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।